करंट एसेट है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में तो क्या होती है, आप छोटी जगह पे आपने क्या किया, आपने किसी जानने वाले की शॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दी। आपने कहा 6 महीने के लिए इसमें कर रहा हूँ यार, मुझे ऐसा करो कि ना मुझे प्रॉफिट मेरे शेयर दे देना। तो उसने कहा ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या है, ये अगर ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, ये अगर ये इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म के लिए आएगी इन्वेस्टमेंट आपकी। अगर टाइम पीरियड का 1 साल से ज्यादा का है तो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो किसमें लॉन्ग टर्म होगी तो क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आएगी वो आपकी नॉन करंट में आएगी। ठीक है, इसके बाद होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं शेयर्स जो हम परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज कर लिए शेयर्स, बाय शेयर्स ऑफ एंग्रो। ठीक है, आपने परचेज किए शेयर एंग्रो के 500 शेयर आपने परचेज कर लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ करोगे। 500 रुपए, 500 शेयर है और ये एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 50,000 का। ठीक है, आपने परचेजिंग जब शेयर की होगी किससे की होगी, या तो कैश से की होगी या बैंक से की होगी। तो आपके शेयर तो डेबिट हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट। डेबिट 50,000 रुपए से आपकी, और आपकी क्या क्रेडिट हो जाएंगे, आपका क्रेडिट हो जाएगा बैंक या फिर आपका कैश 50,000 रुपए का। डन। समझ में आ गया यहाँ तक बेटा सबको। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक। आप लोग सुन रहे हैं मुझे। जी जी सर, सुन रहे हैं सर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट में। इसमें हमारा करंट एसेट में एक बात आती है, वो होता है आपका प्रीपेड रेंट या प्रीपेड। इसमें रेंट भी हो सकता है आपका, आपकी सैलरी भी हो सकती है, और बहुत सी चीज इसमें हो सकती है। आपका इंश्योरेंस भी इसमें हो सकता है। ठीक है, वो चीज, हर वो चीज जिसकी आपने पेमेंट कितने कर दी है, एडवांस में कर दी है, वो आपका सारा का सारा क्या है, प्रीपेड है। ठीक है, अभी सर्विसेज रेंडर नहीं हुई है लेकिन आपने पेमेंट एडवांस में कर दी है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रीपेड हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एंट्री देखते हैं, हमने क्या किया, पेड किया एडवांस रेंट 3 मंथ का। ठीक है, कितने का कर दिया हमने, कर दिया 30,000 रुपए का। ठीक है, एक महीने का कितना, 10,000 का हो गया। अब क्या एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट, डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, कैश। कैश या बैंक जिससे आपने पेमेंट की होगी। ठीक है, कैश या बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, 50,000 की दोनों एंट्री बन जाएगी आपकी, 30,000 की एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। फिर क्या करोगे आप, महीने का फॉर एग्जाम्पल हमने ये पेमेंट, ये जो एंट्री हुई थी ये 1 तारीख को, ये एंट्री हुई थी आपकी 1 2022 को। अब क्या हुआ, महीना खत्म हो गया। ठीक है, हम क्या खत्म हो गए, हम लोग आ गए 31 तारीख को जनवरी की। अब क्या करेंगे, 3 महीने का रेंट अपने एडवांस में लिया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, 1 महीने का रेंट तो आपने पेड किया वो तो एक्सपायर हो जाएगा आपका। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के तहत क्या करेंगे, प्रीपेड का रेंट खत्म करेंगे 1 महीने से, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दोगे 1 मंथ का। ठीक है, कितने से, 10,000 से करोगे। क्यों, क्योंकि ये 3 महीने का रेंट है ना। अब 30,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 पर मंथ। और क्या हो जाएगा आपका, ये आप पेमेंट पहले कैश में कर चुके हो, इसलिए यहाँ पे कैश क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये जो अकाउंट खोला है ना प्रीपेड का, ये हो जाएगा आपका 10,000 से क्रेडिट, प्रीपेड रेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट 10,000 रुपए से। ठीक है बेटा, डेबिट ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। ओके बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। ओके गुड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितने भी हम लोग लोन पे करते हैं, एडवांस पे करते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, ये क्या है, ये लोन वो लोन नहीं है, इसमें एडवांस वो एडवांस नहीं है।
ये एडवांस क्या है, सैलरी के अगेंस्ट एडवांस हो गया, ठीक है। सर्विसेज रेंडर का एडवांस नहीं है, ये आपने क्या किया, आप दोगे और सैलरी के आखिर में जो सैलरी मिलेगी उसमें डिडक्ट कर लोगे, वो एडवांस होता है ये, ठीक है ना। आपने अपने वेंडर को एडवांस दिया हुआ है, आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया हुआ है, एम्प्लॉय को लोन दिया हुआ है, ठीक है। वो सब का सब इसमें आता है, करंट एसेट्स में आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोन की जो पेमेंट जो होती है ना, वो आपकी वापस आती है, सालों में आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई आपका प्यून था, उसने 5 लाख रुपए लोन ले लिया कंपनी से अपनी बेटे की शादी के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो महीने ये कटवा रहे 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए आप कटते कटते क्या हो जाएगा, ये जो आपके 5 लाख रुपए जो उसने लिए आपसे, ठीक है, महीने के 5 लाख कटवा रहा है वो, क्या हो जाएगा, ये 100 महीने की किस्तें। अब 100 को डिवाइड करो 12 से, क्या हो जाएगा, अब ये 8 साल की किस्तें बनेगी। अब आप ये बोलोगे यार सर आपने तो कहा था कि ये तो आपका 1 साल से अंदर अंदर का जो होगा वो तो आपका करंट एसेट हो जाएगा, और उसके ऊपर का जो है वो सारा आपका फिक्स है या नॉन करंट है। असल में क्या मसला है यहाँ पे लोन मोर एडवांस में, ये मसला होता है कि इसकी पेमेंट क्या है ना, ग्रेज भी चल रही होती है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारा क्या होता है कि करंट एसेट का पार्ट बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने लोन लिया और ये कहा कि मैं आपको ये 8 साल के बाद लौटाऊंगा, आफ्टर 8 ईयर्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका नॉन करंट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि पेमेंट डिडक्ट होती जा रही सैलरी से इसकी, ठीक है, तो ये क्या है बनेगा, ये करंट एसेट का ही पार्ट रहेगा, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। लायबिलिटी हमने कर लिया क्लियर। लायबिलिटी में हमने क्या देखा कि नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, वो जो जिसकी मुद्दत क्या होती है 1 साल से ज्यादा की होती है, और करंट लायबिलिटी कौन सी होगी जिसकी मुद्दत 1 साल से कम की होगी। सेम नेचर जो हमारा हमने यहाँ पढ़ा एसेट्स का, वही सेम नेचर हमने पढ़ा आपका लायबिलिटी का भी, ठीक है। तो लायबिलिटी में जो अहम अहम चीजें क्या होती हैं, या तो बैंक बोरिंग होती है, आपने बैंक से उधार ले लिया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा का उधार आपने बैंक से लिया हुआ, लोन लिया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नॉन करंट, ठीक है। इसी तरह कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर वही होता है कि डिबेंचर क्या होता है आपका, ये आपका रिडीमेबल होता है, मतलब आपने इशू किया हुआ है, कंपनी ने इशू किया हुआ है बॉन्ड, तो वो आपसे वापस जरूर लेगी। तो बॉन्ड क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने किसी कंपनी का, आपने एंग्रो का बॉन्ड खरीदा हुआ है, ठीक है, तो एंग्रो बोलती है कि मुझसे आज बॉन्ड खरीद लो या मेरा डिबेंचर खरीद लो, उससे 5 साल बाद मैं आपसे वापस ले लूंगा, उसके बदले में आपको हर साल इंटरेस्ट पे करूंगा, मार्का पे करूंगा, ठीक है। तो पेमेंट आप कर चुके हो, क्या कर चुके हो, आपका आपका जो कैश है वो आपका क्रेडिट हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो रिसीवेबल का जो आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या है, रिसीवेबल है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है, ये पेबल है। कंपनी अपने अपने बुक्स के अंदर कैश डेबिट कर चुकी है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अगर इशू किए डिबेंचर्स, ठीक है, ₹5 लाख के, ठीक है, तो कंपनी ने एंट्री क्या बनाई होगी, कंपनी ने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट या बैंक डेबिट, क्योंकि पैसे बैंक में आएंगे कंपनी की, और डिबेंचर पेबल क्रेडिट 5 लाख से। लेकिन अगर आपने कंपनी शेयर परचेज किया, बॉन्ड परचेज किए हुए या डिबेंचर परचेज किया, आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी अपोजिट, आपकी बनेगी अकाउंट रिसीवेबल। आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है, या आप इन्वेस्टमेंट कर दो या आप इसको अकाउंट रिसीवेबल कर लोगे अपने लिए, अपने लेजर में एंट्री बनाओगे। और क्या करोगे, आपके पास से क्या कैश गया या बैंक से पैसे गए आपके, तो आपके लिए क्या है, ये एंट्री बनेगी। डेबिट आपका रिसीवेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैश या बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंटिंग की बात नहीं करते, तो इसकी एंट्री ये पास की जाएगी। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद हमारे आती है करंट लायबिलिटीज, जिसकी मुद्दत 1 साल से कम की होती है। करंट लायबिलिटी में क्या होता है, ट्रेड पेबल होता है। ट्रेड पेबल क्या होता है, आपने क्या किया है, परचेजिंग किया आपने उधार के ऊपर, ठीक है, परचेज किया आपने उधार के ऊपर, क्या हो जाएगा, ये परचेज ऑन अकाउंट। इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। आपने फॉर एग्जांपल क्या किया, आपने क्या एक एंट्री बना लेते हैं इसकी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख। इसकी एंट्री क्या बनेगी,
परचेसेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, वो बच्चे जो वो स्टूडेंट हमारे जो उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है, उनके सवाल नहीं आ रहे। परचेजेस आपका हो जाएगा डेबिट, ठीक है, और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट पेएबल, ठीक है। कितने से हो जाएगा ये आपके 2 लाख से। सर जी भाई बूढ़ा बोलो। सर एक बात पूछना चाह रहा था कि ये क्लास कब तक चलेगी? यार ये देखो, आप लोगों को जब तक समझ आएगा चलती क्लास। अच्छा ठीक है। आधा घंटा चलेगी मेरे ख्याल से, आधा घंटा और। आधा घंटा और? जी हाँ जी, इंशाल्लाह 7:30 तक खत्म कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये क्या एंट्री बनती है, हमेशा पेबल की एंट्री ये बनेगी। पेबल क्या हुआ, इंक्रीज होगा हमारा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी आपकी, और कम हो जाएगी क्या। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ऑन अकाउंट पे 2 लाख का माल लिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ 15 दिन के बाद, फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री हुई थी आपकी 1 फेब 2022 की, 15 दिन के बाद 15 तारीख को आपने क्या किया, पेड ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर परचेजेस ऑफ फर्स्ट 2 को जो परचेज आपने की ना, वो आपने क्या पेमेंट उसकी आपने कर दी है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, या आपने एंट्री अकाउंट्स की पेबल डेबिट, कैश पे। अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा हमारा अकाउंट, हमने हमारे पास से क्या किया, अब नेचर से, हर एंट्री का नेचर समझना होता है। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास से। कैश क्या है आपका, कैश आपका करंट एसेट है। कैश जब जाए, कुछ चीज जब जाएगी हमारे पास से, कैश जब जाएगा तो क्या होगा, कम होगा ना, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। तो क्या, अब आसान अल्फाज में समझने के लिए, जो चीज हमारे पास से जाएगी उसको अपने लिख लो। आपने यहाँ कैश जा रहा है मेरे पास, देखिए आपने क्या किया, कैश जा रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया लाख रुपए का कैश मेरे पास से चला गया, ठीक है। और आपका क्या हो रहा है, आपका पेबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब पेबल कम होता है, हमने क्या पढ़ा था, जब भी पेबल कम होगा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ बन जाएगी अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेम एंट्री बनेगी। टैक्सेस भी, टैक्स जब हम पे करते हैं ना, हमने क्या कहा था, टैक्स अकाउंटिंग में क्या होता है, एनुअल रिटर्न होता है, और टैक्स की होती है पेमेंट। क्या होती है, टैक्स की होती है पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने, आपके पास 30 जून 2020 को अपना क्लोज किया अकाउंट, सही है। तो क्या हुआ, आपका टैक्स आपका हो गया, आपका टैक्स बन गया 2 लाख रुपए का, आपने भी पे नहीं किया है, तो क्या आपका पेबल है। जिस तरह इसकी एंट्री हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप क्या करोगे, पेबल को रिकॉर्ड कर लोगे अपने पास, ठीक है, और एक्सपेंस को कर दोगे। सर क्या हो बेटा, अरे इनको बोले माइक बंद करें। यार जिसका बेटा माइक खुला हुआ बंद कर दो माइक, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रही है। बेटा माइक बंद कर दो अपना, जब कुछ पूछना हो जब माइक खोलना, ठीक है। वो कुत्तों की आवाजें आ रही हैं। हाँ बेटा माइक बंद कर दो अपना अपना, ठीक है। ये क्या हमारा टैक्स, क्या हमारा पेबल नेचर में क्या एंट्री बनेगी इसकी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेबल टैक्स पेबल हो जाएगा क्रेडिट आपका, ठीक है। सैलरी का भी यही है। फोर क्या हुआ, आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, लेकिन 30 जून तक आपकी सैलरी हो गई ड्यू, 30 तारीख को 31 तारीख को आपकी सैलरी हो जाएगी ड्यू, ठीक है ना। तो ड्यू हो जाएगी तो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, आपकी एंट्री बन जाएगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और सैलरीज पेबल आपका हो जाएगा क्रेडिट। क्यों हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हम इस पे अप्लाई करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। जिस महीने के एक्सपेंसेस हैं उस महीने के ही, जिस महीने की सेल आपकी हो रही है उस महीने में एक्सपेंसेस भी उसके क्लोज होनी चाहिए। ये होता है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। IAS 1 क्या कहता है कि आपका
जो सेल जिस महीने की है, खर्चे भी उसी महीने में आपके एडजस्ट होके खत्म होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्सपेंस आपका हो जाता है डेबिट हो जाता है, और आपका पेबल आपका होता है क्रेडिट। ठीक है बेटा, सेम एंट्री इसकी होती है, सब एंट्री सेम होती है। अब ये क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपका ये होता है कि आपने क्या होता है, आपने बैंक को कहा होता है देखो मेरी लिमिट आप कर दो, फॉर एग्जांपल 5 लाख की लिमिट मेरी ऑन कर दो, मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं जाते हैं, सही है, डेबिट भी होते हैं क्रेडिट भी, सेल भी होती है, पैसे आ रहे होते हैं, और मैं पेमेंट कर रहा हूँ, परचेसिंग कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है मेरा कोई चेक बाउंस हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कोई चेक इशू किया हुआ था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए का, ठीक है, और मैंने उसी अगेंस्ट में एक कस्टमर का चेक मेरे पास आया था, उसको मैंने कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, उनके हमारे अकाउंट में। लेकिन क्या वो कस्टमर का चेक हो गया बाउंस, अब क्या हो जाएगा, अब आपने उस बेसिस पे को चेक बना के दिया था किसी वेंडर को कि ये जो चेक 2 लाख का क्लियर हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में ये चेक हो जाएगा क्लियर आपका। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आपके कस्टमर का चेक तो बाउंस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। हमारे यहाँ पे तो कोई कानून इतना कोई खास नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में, दुबई के अंदर, यूएई में क्या कानून है, आपका अगर चेक बाउंस होगी ना तो 6 महीने की जेल है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, बैंक से एक ऑफर लेते हैं, हम बैंक को कहते हैं यार देखो मुझे हमको 5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दो। फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी वजह हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो, तो हमारे 5 लाख तक के चेक जो होंगे ना वो आप रोकोगे नहीं, उसको आप क्लियर कर दोगे। जो भी हमारा वेंडर 5 लाख के अंदर की चेक जमा करवाएगा उसको आप क्लियर कर दोगे। तो ये क्या होता है, ये भी आपका होता है पेएबल। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से बैंक से बोरिंग करो ना, फिर आप बाद में पेमेंट कर दोगे उसकी। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी बैंक बोरिंग होती है। एक होता है अनअर्न्ड, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था अनअर्न्ड का कॉन्सेप्ट। अनअर्न्ड क्या होता है, अनअर्न्ड ये होता है जिस तरह ये प्रीपेड है ना, आपने एडवांस में पेमेंट की हुई है, इसी तरह क्या है अनअर्न्ड है, आपने एडवांस में क्या किया हुआ, रिसीविंग की हुई है, एडवांस कर लिया आपने कैश, आपने क्या रिसीव कैश अगेंस्ट सर्विसेज, लेकिन सर्विसेज नेट नॉट येट डिलीवर्ड। ठीक है, जो आपने पैसे एडवांस में ले लिए ना, लेकिन हमें सभी डिलीवर्ड नहीं की अपनी अभी। फॉर एग्जांपल रेंट की हम बात करें, हुआ किया मैंने क्या, ये जो हमने यहाँ एंट्री क्या की थी, यहाँ पे हमने एंट्री की थी प्रीपेड रेंट की, क्योंकि हमने रेंट पे किया था। लेकिन वो बंदा, फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूँ, या फिर मैं ऐसा हूँ, कोई और मेरा दोस्त मतीन है, ठीक है, मैंने क्या किया, मतीन मेरा किराएदार है, मैंने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी, कितने की, 30,000 रुपए की, 3 महीने का किराया मैंने दे दिया। मैंने अपना बुक में क्या रिकॉर्ड किया, हमने यहाँ देखा था, मैंने अपनी बुक में ये रिकॉर्ड किया कि भाई मेरे लिए प्रीपेड रेंट है, ठीक है, प्रीपेड आइटम है। लेकिन उनके लिए क्या है, मतीन के लिए क्या होगा, ये मेरे किराएदार, मेरे ओनर के लिए, उनके लिए अनअर्न्ड है, क्योंकि उसने रिसीव तो कर लिया रेंट, लेकिन उसका रेंट अभी महीना पूरा नहीं हुआ है ना, तो उसके लिए अनअर्न्ड होगा ये, तो ये पेएबल होगा। उसकी एंट्री क्या होगी, उसने अपने पास एंट्री ये की होगी, उसने क्या किया, वो कैश रिसीव किया होगा, ठीक है, कितने का, 30,000 रुपए का, और उसने क्या रिसीव किया, उसने क्या हुआ अनअर्न्ड रेंट। ठीक है, उसने क्या एंट्री की होगी, डेबिट किया हुआ कैश, क्योंकि कैश उसके पास आ गया, ठीक है, और क्रेडिट क्या हो गया, अनअर्न्ड। क्यों? क्योंकि वो ये एंट्री हुई थी हमारे पास 1 जनवरी 2022 की एंट्री दी है। 31 तारीख को क्या एंट्री बनाएगा ये, जो मेरा ओनर होगा, वो ये क्या वो करेगा, आपका अनअर्न्ड को कर देगा डेबिट, एंड रेंट हो जाएगा डेबिट, उसका 10,000 से, और उसकी रेंटल इनकम जो होगी ना, रेंटल इनकम, उसको कर देगा क्रेडिट, 10,000 रुपए दे। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये हो गया अनअर्न्ड कॉन्सेप्ट, जो आप एडवांस में रिसीव कर लेते हो ना, ठीक है, और आपने सर्विस रेंडर नहीं की होती, तो वो आपका होता है अनअर्न्ड, उसकी एंट्री इस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इक्विटी, ओनर कैपिटल, वो पैसा जो पार्टनर लगाता है, ठीक है, वो पैसा जो कि आपके लिए मलकियत फराहम करता है, आपको कंपनी का मालिक बनाता है, वो क्या होता है, सारा इक्विटी होती है आपकी। चाहे पैसा आप खुद इन्वॉल्व कर लो, सही है, तो आपका ओनर कैपिटल हो जाएगा, सही है। चाहे पार्टनर 2-3 पार्टनर मिलकर कर दें, अगर पार्टनरशिप फर्म बनी हुई, 3 बंदे पार्टनर है, मैं पार्टनर हूँ, सबूर पार्टनर है, मतीन पार्टनर है, 3 पार्टनर है, हम तीनों ने पैसे मिलाए,
तो और एक कंपनी खोल ली, ठीक है, तो क्या वो तीनों के पैसे जो लगे हुए क्या है, वो पार्टनर्स कैपिटल है, वो हमारी खुद की इक्विटी है, ठीक है, और ये ऑनर इक्विटी का पार्ट बन जा रही है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे जराये भी हैं इक्विटी लेने के, वो एक होता है हमारे पास कॉमन स्टॉक। कौन सा क्या होता है, ये आपके होते हैं शेयर्स जो आप इशू करते हो, किसको, पब्लिक को, किसके जरिए, आईपीओ। मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि हम आईपीओ इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम पब्लिक को ऑफर करते हैं कि भाई हमारी कंपनी का शेयर परचेज करो, हमारी कंपनी में के मालिक बन जाओ। मालिक इतनी सेंस दे जितने के आपके, जितने परसेंट के आपके शेयर होंगे उतने परसेंट के आप कंपनी के मालिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए कंपनी ने, 1 लाख शेयर इशू कर दिए, आपने परचेज कर लिए 10,000 शेयर, तो क्या हो जाएगा, आप हो गए 10% के पार्टी। 1 लाख में से डिवाइड कर देंगे अगर 10,000, क्या हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 10%। आप 10% के मालिक हो गए कंपनी के, ठीक है। तो ये होता है कॉमन स्टॉक। क्या होता है, इसमें पब्लिक के लिए कंपनी आईपीओ इशू करती है, क्या हमारे शेयर परचेज कर लो, आईपीओ फिल करते हैं, पब्लिक फिल करती है और वो कंपनी को शेयर अपने बेच देती है, ठीक है। ये आपका कॉमन स्टॉक होता है। इसके बाद होता है प्रीफर्ड स्टॉक। मैंने आपको कहा था कि 2 किस्म के शेयर होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस स्टॉक को प्रीफरेंस शेयर भी कहते हैं, प्रीफरेंस शेयर। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये भी आपके लिए हक की, आपकी एसेट भी करते हैं क्रिएट, आपके लिए फंड ही, कंपनी के लिए फंड ही आते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये होते हैं, इस पे आपको मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट ये पूरा बनाएगी, कितने शेयर किए, कितने खर्चे हुए, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ आपका, ये आपका पूरा बना के आपको बता देगी। फॉर एग्जांपल 10,000 का नेट प्रॉफिट बचा है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट कर देगी, टैक्स की पेमेंट कर देगी, तब बचने के बाद आपके पास कंपनी बच जाएगी 5,000 रुपए, 5 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करेगी, इसमें से डिविडेंड पे करेगी कंपनी, जो कौन सी इनकम होती है, बची हुई इनकम जो होती है ना, रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग में से क्या करती है कंपनी, क्या करती है, अपने स्टॉक होल्डर को, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, ठीक है। तो इसका आपने परचेज किए हुए शेयर, इसका रिटर्न मिलेगा आपको, डिविडेंड के सूरत में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है, ये आपको डिविडेंड नहीं मिलता, ये आपको फिक्स परसेंटेज दे देगा कंपनी। कंपनी क्या बोलती है, कंपनी कहती है आपने शेयर परचेज किए 10 लाख रुपए के, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर परचेज किए कंपनी 10,000, जो ये लाख शेयर कंपनी क्यों किए ना, इसकी वैल्यू बनती है एक शेयर की 10 रुपए, ठीक है। लाख शेयर की वैल्यू आपकी हो गई 10 रुपए, तो कितने हो गए, 10 लाख शेयर हो गए, ठीक है। तो कंपनी कहती है 10 लाख रुपए पे मुझसे आप 10% प्रॉफिट ले लो, फिक्स, चाहे कंपनी लॉस में जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शर्त क्या होगी, ये शेयर्स को बेच नहीं सकता, ये शर्त उसकी होगी। हर साल के 1 लाख रुपए कंपनी को जाएंगे, कंपनी किसको देगी, अपने स्टॉक होल्डर को देगी, जितने प्रीफरेंस शेयर लिए होंगे, लेकिन इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद होता है रिटेन अर्निंग। क्या होता है, ये जो हमारा बचा होता है प्रॉफिट, ये होता है आपका रिटेन अर्निंग। ये सब क्या होती है, हमारी इक्विटी। रिटेन अर्निंग में पूरा एक चैप्टर होता है, एक थ्योरी है जो कि आगे जाके इंशाल्लाह आप पढ़ोगे, एफएम पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे, उसमें थ्योरी होती है, वो पढ़ोगे, बड़ी अच्छी थ्योरी है। अगर मुझे मौका मिले तो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह किसी क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि डिविडेंड में पे ना करूं, बल्कि ये पैसे में इन्वेस्ट दोबारा कर दूं, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, कंपनी देखती है कि फ्यूचर के अंदर क्या है, फ्यूचर के अंदर भाई अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। अब ये पैसे कंपनी ने 50 लाख कमाए थे, कंपनी का 50 लाख का डिविडेंड दे देगी, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के जो ऑनलाइन वीडियो सेम खड़ी रहेगी ना, ऑनलाइन वीडियो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए हुए, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ रहेंगे। लेकिन अगर 50 लाख रुपए का डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट दोबारा कर देगी, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंपनी के पास 1 करोड़ के अलावा 50 लाख और रहेंगे, तो 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे कंपनी के पास। अब कंपनी 1.5 करोड़ से अपना काम कर सकती है। कंपनी आगे देख रही है कि भाई आगे हालात अच्छे हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो फंड की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना डिविडेंड को रोक दिया जाए, डिविडेंड ना पे किया जाए, उसके बदले क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट करी जाए, ताकि आपके कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और साथ में अगले साल डबल डिविडेंड पे कर देंगे, या साथ में कोई बोनस शेयर इशू कर देंगे, ठीक है ना। तो कंपनी क्या डिविडेंड को रोक देती है, वो नहीं देती है, वो कंपनी में ही दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। ये पूरी थ्योरी है, ये कभी इंशाल्लाह मौका मिला पढ़ेंगे इसको, ठीक है।
तो हमारे बैलेंस शीट के सारे फिगर ये हो गए पूरे। ठीक है, हमारे 3 कॉन्सेप्ट पूरे हुए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू हमने देख लिया, इसमें क्या होता है, सेल होती है, जब सेल इंक्रीज होगी हमारी क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब क्या होगा, पैसे आएंगे या रिसीवेबल होगा। जब पैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आपने पहले एंट्री आपने क्या की होगी, आपने एंट्री की होगी आपका सेल्स आपकी होगी क्रेडिट, अकाउंट सेबल आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैश आपका हो जाएगा डेबिट। फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री हमने दिखी ना, हमने माल उधार पे बेचा हुआ है 50,000 रुपए थे। ठीक है, हमारे पास पैसे आ गए तो 50,000 हो जाएंगे डेबिट, आपका अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। अब क्या हुआ, हमारी जेब से क्या गया, हमारे पास आ गया कैश, और हमारा कौन सा खत्म हो गया, हमारा रिसीवेबल का पैसे मांगने का हक खत्म हो गया। तो एक हक हमारे पास आ गया, दूसरा हक हमारे पास खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों नेचर क्या थे, ऐसे कैश का नेचर भी हमारा एसेट ही है और रिसीवेबल का नेचर भी हमारा एसेट ही है। तो इसलिए दोनों की दोनों एंट्रियां हमारी एसेट में होगी, तो एक एसेट हमारा बढ़ जाएगा, एक हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंस का और एसेट का सेम ही होता है। एक्सपेंस क्या होते हैं, सारे हमारे वो होते हैं जिनकी जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आके खत्म करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सैलरी एक्सपेंस होते हैं, वेजेस एक्सपेंस होते हैं, हमारे बिल हो गए, इसमें क्या हो गया, हमारा केल का बिल हो गया, एसएचजी का बिल हो गया, हमारा वाटर बोर्ड का बिल हो गया, हमारा इस तरह हमारे बिल की पेमेंट होती है सारी, पीटीसीएल का हमारा बिल हो गया। ठीक है, जब भी क्या होगा, हमने क्या पेड हमने की सैलरी ऑफ रुपीज 1,50,000, 1.5 लाख की हमने सैलरी पे कर दी। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी इसकी, सैलरीज Rent, सैलरीज salary expense, debit, डेबिट, आपका हो cash जाएगा credit. कैश क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल एंट्री बन जाएगी 1.5 लाख से। ठीक है, 1.5 लाख से डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगी आपकी एंट्री डेबिट की, और ये आपकी हो जाएगी क्रेडिट की। ठीक है, सिंपल है, ये एंट्रियां सारी एंट्रियां सेम बनेगी। ठीक है ना, तो ये हमारा ये पूरे जो हेड ऑफ अकाउंट्स है, जो कि मेन जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, ये आपको सबको समझ में आ गए। इसमें क्या है कि इसमें से तो 3 आइटम है ना हमारे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। जैसे हमने देखा यहाँ पे एसेट आ गया, यहाँ पर लायबिलिटी आ गया, और ये आपका आ गया कैपिटल, ये आपकी ऑनर इक्विटी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनते हैं, आपके बैलेंस शीट का। बाकी जो 2 आइटम आपके ना, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये किसका होते हैं, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं, इसमें रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है, क्या होती है, एसेट्स हमेशा बराबर हो किसके होंगे, लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। हम देखते हैं ना, यहाँ एक एसेट बने हुए, यहाँ पे लायबिलिटी और प्लस क्या है, इक्विटी आपकी, इनका टोटल हमेशा बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट हो रही है। अगर इसका बैलेंस बराबर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, आपने किसी भी एंट्री के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ की है। ठीक है, तो एसेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे क्या होंगे, डेबिट होंगे, और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, इतना काफी आज के लिए, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको।